तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। टाइटल तो उन्होंने पढ़ी लिया होगा, तो शुरू करें। यस सर। तो आज हमें करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर। बहुत ही जल्दी और बहुत ही डिटेल्ड रिवीजन करेंगे हम। इतनी डिटेल्ड करेंगे कि इससे बार एग्जाम में तुम्हें कुछ नहीं आएगा। ठीक है सर? यस सर। तो मैं फटाफट से स्टार्ट करता हूँ। पहले मुझे ये बताओ, वैल्यू ऑफ सप्लाई होता क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है सिंपल सिंपल एक भाषा में वो अमाउंट जिसके ऊपर तुमने जीएसटी का रेट मल्टीप्लाई करना है ताकि तुम जीएसटी भर सको। सिंपल। सर क्या ये वो अमाउंट होती है जो हमें सप्लायर को पे करनी है, मतलब रिसिपिएंट ने सप्लायर को पे करनी है? नहीं, वो डिफरेंट भी हो सकती है। ये भी होती है या डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है बात? ओके। तो इसलिए कभी ये चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि ये अमाउंट सप्लायर को पे करनी है रिसिपिएंट ने, या इस पर जीएसटी भरना। नहीं, सिंपल एक चीज़, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? जिसके ऊपर जीएसटी का रेट मल्टीप्लाई होना जीएसटी भरने के लिए, बस। ओ, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है वैल्यू ऑफ सप्लाई। जब सप्लायर और रिसिपिएंट अनरिलेटेड हो एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। सर इसके अलावा और क्या क्या केसेस बन सकते हैं? अगर सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड हो या प्राइस के अलावा कुछ बार्टर में मिल रहा है, समझ रहे हो? तो ऐसे और भी केसेस बन सकते हैं। वो सारे कवर्ड है फाइनल लेवल पे। तो अभी तुम्हारे लेवल पे सिर्फ इतना है कि दोनों अनरिलेटेड हैं एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। सर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन मतलब हमारे केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिसके ऊपर तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तुमने 100 किलो की चीज़ 10,000 में बेची तो 10,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गई, बात खत्म। ओ, ठीक है सर। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई तुम्हारे केस में होगी प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, जो भी तुमने पे करा या पे करने वाले हो, मतलब ऑफ कोर्स उसके लिए दैट इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके ऊपर तुम जीएसटी भरोगे रेट लगा के। ओके। अब बात आ जाती है सर, इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होंगी और कुछ चीज़ें एक्सक्लूड होंगी। कुछ चीज़ें इंक्लूड होंगी, कुछ चीज़ें एक्सक्लूड होंगी। इसके लिए तुम ऐसे सुनो, मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ। एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, इंटरेस्ट लेके सुनना। एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, इंटरेस्ट लेके सुनना। सब्सिडी ने डिस्काउंट के बिहाफ पे टैक्स पे कर दिया। वाह क्या बात कह दी मैंने। आज के ज़माने में कोई किसी के लिए कुछ करता है? नहीं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। लेकिन सब्सिडी ने डिस्काउंट के बिहाफ पे टैक्स पे कर दिया। वाह यार, क्या बात करी मैंने। तो इसको लाइन वाइज ही चलते हैं। पहले एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, इंसिडेंट। पहले तो तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई होगी, जो तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू जो तुम्हारी 15 सबसेक्शन 1 में आती है। सेक्शन 15 पढ़ रहे हैं हम ऑफ कोर्स ठीक है। और उसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी 15 सबसेक्शन 1 में। उसमें हम कुछ प्लस करेंगे इंक्लूजन्स, वो तुम्हारी 15 सबसेक्शन 2 में है। और कुछ करेंगे माइनस एक्सक्लूजन, वो 15 सबसेक्शन 3 में। और ये एक्सक्लूजन तुम्हारे केस में सिर्फ डिस्काउंट ही है, सिर्फ डिस्काउंट ही पड़ेंगे जो माइनस होना है। और तुम्हारी फिर आ जाएगी इस पे वैल्यू ऑफ सप्लाई। और इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, इस अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगेगा, और इस वैल्यू का और कोई लेना देना नहीं है। तो सर एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, इंटरेस्ट लेके सुनना। सब्सिडी ने डिस्काउंट के बिहाफ पे टैक्स पे कर दिया। वाह क्या बात कह दी मैंने। तो पहले फिर इंसिडेंट आ जाते हैं। इंसिडेंट क्या होता है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। अब भाई एक बात समझो, एक सप्लायर ने रेसिपिएंट के लिए कोई गुड्स अरेंज करे, और साथ में उसने इंसिडेंटल मतलब मौके पे जो खर्चे हो गए गुड्स के रिलेटेड, मान लो उसने गुड्स का वेमेंट करवाया, तुलवाया उसको, या उसकी इंस्पेक्शन करवाई तो उसने वेमेंट चार्जेस लिए, इंस्पेक्शन चार्जेस लिए, या कुछ ऐसे मौके पे जो पैकिंग चार्जेस ले लिए। ऐसे जो चार्जेस जो मौके पे हो गए गुड्स के रिलेटेड, तो वो सब हो जाते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एंड वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाते हैं। ओ, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाते हैं। तो अगर 1 लाख की गुड्स थी, उसके ऊपर ऑफ कोर्स 10,000 के पैकिंग चार्जेस लगे, तो 1,10,000 के ऊपर जीएसटी लगेगा। सिंपल। यस सर। अब इसमें जो कैच है, कैच कहाँ आता है? कैच, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वन इज एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट एंड वन इज एफओआर कॉन्ट्रैक्ट। एक्स फैक्ट्री क्या होता है? जिसमें सप्लायर बोल रहा है मेरे गेट पे जैसे ही मैंने वो सामान छोड़ा, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म, मैं बस अपने गेट तक जिम्मेदार हूँ, मेरे गेट से तुझे लेके जाना है। ए रिसिपिएंट, मेरे गेट से तूने लेके जाना है वो। तो रिसिपिएंट कहता है कोई बात नहीं, ले जाऊंगा मैं। और एक होता है एफओआर कॉन्ट्रैक्ट, कि सप्लायर बोलता है भाई साहब टेंशन मत लो, आपके घर तक पहुंचा के जाऊंगा मैं, आपके घर तक पहुंचा के जाऊंगा मैं। तो वो जो होता है ना, जिसको हमारे इधर पंजाबी में बोलते हैं पहुंच, पहुंच इंक्लूडेड है, पहुंच, कि मतलब तुम्हारे घर तक पहुंचाना इंक्लूडेड है। ओ, ठीक है बात। तो सर इन दोनों में फ़र्क कहाँ है? फ़र्क ये है कि अगर एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें जो आउटवर्ड फ्रेट होगी एंड इंश्योरेंस होगी, ऑफ कोर्स सप्लायर की फैक्ट्री से लेके बायर के घर तक जो फ्रेट होगा, जो भाड़ा होगा, जो रिक्शे का ट्रांसपोर्टर का भाड़ा होगा, वो कौन पे करेगा? बायर। क्योंकि ऑफ कोर्स सप्लायर ने तो अपनी फैक्ट्री के गेट पे छोड़ दिया कि मेरी तरफ से हो गया, अब तू ले जा इसको। तो साहब बात यह है कि जब वो आउटवर्ड फ्रेट है ही बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सप्लायर का उसमें कोई लेना देना नहीं है, तो क्या उसको सप्लायर की वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना चाहिए जिसके ऊपर उसने जीएसटी भरना है? नहीं।
ऑफ कोर्स जब उसने लिया ही नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं, उसकी लाइबिलिटी नहीं है, सप्लायर की जब लाइबिलिटी नहीं है तो बात ही खत्म। ओ, तो इसलिए एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट में बायर पे करता है आउटवर्ड फ्रेट एंड इंश्योरेंस, अकॉर्डिंगली इट इज नॉट इंक्लूडेड, अकॉर्डिंगली इट इज नॉट इंक्लूडेड। बट वेयर द सप्लायर agrees to deliver the goods at the buyer's premises, जब वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊंगा, और इसको बोलते हैं F4 कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कॉम्पोजिट सप्लाई, बिकॉज उसमें गुड्स प्लस डिलीवरी इंक्लूडेड, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, गुड्स की, और एंसिलरी सप्लाई कौन सी है, डिलीवरी की, ट्रांसपोर्ट की। तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स है, इसलिए इसको फिर वो जो आउटवर्ड फ्रेट है वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में, और उसके ऊपर टोटल अमाउंट के ऊपर जीएसटी निकलेगा, तो वो बन जाएगी तुम्हारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। ओह, तो तुम्हें पता चल गया इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, कमीशन, पैकिंग, इंस्पेक्शन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग चार्जेस, वेमेंट चार्जेस, लोडिंग, डिजाइनिंग, कुछ भी तरह के चार्जेस, कुछ भी, कोई भी ऐसा चार्ज, एक सिंपल समझ लो, कोई भी ऐसा चार्ज जो सप्लायर ने खर्चा कराया या जो सप्लायर की जिम्मेदारी थी गुड्स के रिलेटेड और उसने फिर बायर से रिकवर कर लिया, उसके ऊपर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। सिंपल, यस सर। ठीक है, बबलू ने 1 लाख मशीनरी का चार्ज करा और 10,000 इंस्टॉलेशन की, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, 1,10,000। बहुत बेसिक सी मैंने एग्जांपल लिख रखी थी। और मैं तुम्हें बता दूं, कहीं तुम्हें ऐसा लगे कि सर ये आप कैसे क्वेश्चन करा रहे हो, ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे के किसी काम का है क्या बात कर रहे हो। दिस इज योर जनवरी 26 एग्जामिनेशन, और तुम्हारा PYQ का क्वेश्चन है जिसमें ऑफ कोर्स वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। पूरा तो तुम पढ़ लेना, मैंने डिटेल्ड सॉल्यूशन अपने चैनल पर डाल रखा है, बट मैं सिर्फ ये पढ़ाना चाहता हूँ। आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस कितने थे, 42,000। कॉन्ट्रैक्ट वाज टू डिलीवर द मशीन एट BG सीलमेंट, मतलब ये रिसिपिएंट है, तो रिसिपिएंट की फैक्ट्री तक पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट था, डेट इज इट वाज एन FOR कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने क्या करा, 8.5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में 42,000 ऐड कर दिए। ऐड क्यों करे, क्योंकि भाई रिसिपिएंट के घर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी थी, तो सप्लायर ने खर्चा करा होगा, सप्लायर की लायबिलिटी है, तो इसका मतलब फिर ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। ओ, तो ऐसे ये चीज़ें पेपर में काम आती हैं। ओके सर, हमारा इसी बात पे इंसिडेंट हो चुका है खत्म, इंसिडेंट हो चुका है खत्म। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, इंटरेस्ट लेके सुनना। सब्सिडी ने डिस्काउंट के बिहाफ पे टैक्स पे कर दिया, क्या बात कह दी सर, इंसिडेंट हो चुका है। इंटरेस्ट सर, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, देखो कोई भी इंटरेस्ट, कोई लेट फी या पेनल्टी जो डिलेड पेमेंट के लिए, किसके लिए, डिलेड पेमेंट के लिए है, देन वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट है बनेगी। मतलब जैसे तुमने अभी तुमने टाइम ऑफ सप्लाई की रिवीजन वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया कि उसकी टाइम ऑफ सप्लाई कब होती है, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी की, जब वो एक्चुअल में रिसीव हो जाए। तो इसमें भी अगर जब वो एक्चुअल में रिसीव होंगी तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ेंगी, और उसकी टाइम ऑफ सप्लाई तभी बन जाएगी जब वो रिसीव हुई है। ओ, तो दोनों तरफ जाएंगी ना ऑब्वियसली। तो ऑफकोर्स तुमने 1 लाख का सामान बेचा और तुमने रिसिपेंट को बोला कि अगर तूने 1 महीने के अंदर पेमेंट नहीं करी तो तेरे को इंटरेस्ट लगेगा, और उसने पेमेंट करी जाके 3 महीने बाद, तो उसको 2 महीने का इंटरेस्ट लग गया। एंड इंटरेस्ट किसके लिए लग रहा है उसको, फॉर डिलेड पेमेंट, जो उसने 3 महीने बाद पेमेंट करी उसके लिए लग रहा है। और मान लो 1 लाख की गुड्स के ऊपर लग गया इंटरेस्ट 10,000, तो ऑफकोर्स 10K हो जाएगा ऐड, और फिर बन जाएगा 1,10,000। और यहाँ पे तुम्हें एजम्पशन लिखनी है, एजम्पशन लिखनी है, एजम्पशन लिख के आनी है कि भाई ये जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है या एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। इसका मतलब ये है कि तुमने 1 लाख के ऊपर जो तुम्हें 10,000 मिला, अब तुम एक चीज़ बताओ, तुम तो इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में 10,000 सीधा जोड़ दोगे और फिर बना दोगे 1,10,000, और 1,10,000 के ऊपर लगाओगे 18%, और फिर आएगी एक वैल्यू। अब एक चीज़ बताओ, 1,10,000 के ऊपर जो 18% बनता है, जो तुम्हारी GST अमाउंट बनती है, क्या तुम्हें लगता है ये जो रिसिपिएंट है वो बोलेगा कि ठीक है मैंने तेरे को 10,000 इंटरेस्ट भी दिया, उसके ऊपर GST भी दूं मैं? वो बोले कि एक तो मेरे को ऑलरेडी चुभ रहा है कि मेरे को तेरे को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उसके ऊपर मैं GST भी दूं, तो मेरे को तो ये चुभेगा ना। तो इसलिए सप्लायर रिसिपिएंट नॉर्मली बोलता है कि नहीं नहीं भाई 10,000 ही दूंगा मैं मैक्सिमम, इसके ऊपर कुछ नहीं दूंगा। हाँ, 1 लाख जो मशीनरी के हैं उसके ऊपर जो 18% GST बनता है वो मैं दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर GST मैं नहीं दूंगा, यही मैं दूंगा बस 10,000, इसको ही मान ले सब कुछ। तो इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ता है कभी कभार, 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 118, मतलब मानना पड़ता है कि ये जो 10,000 है दिस इज 118, मतलब इसमें GST इंक्लूडेड है, तो तुम्हें टैक्सेबल वैल्यू निकालनी पड़ती। तो इसलिए जो यूजुअली है वो इंक्लूसिव गिनते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में कोई इंटरेस्ट के ऊपर थोड़ी ना GST देगा, तो इसलिए इंक्लूसिव गिना जाता है। लेकिन अगर तुम्हें वहाँ पे कुछ नहीं मेंशन, तो तुम फटाफट एजम्पशन लिख सकते हो ना
कि इट इज एज्यूम्ड दैट द इंटरेस्ट इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। एक्सक्लूसिव मतलब जीएसटी इसके ऊपर अभी लगना है। ओ भाई साहब पूरा डिटेल में कवर हो रहा है, पेपर में जाओगे यही चीज़ें काम आएंगी, मानो ना मानो। ओके ठीक है सर, हमें ये इतने शानदार नोट्स जो आपने ये बनाए हैं, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई आपने आधे पेज में ख़त्म करा है, वो भी पूरे अमेंडेड नोट्स, ये हमें कहाँ मिल जाएंगे? ये तुम्हें मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तुम मेरे को डीएम भी कर सकते हो, तो मैं तुम्हें दे दूंगा, नहीं तो अदरवाइज मेरी वेबसाइट से मैं दे दूंगा तुम्हें। ठीक है ओके चलो, मेरा पॉइंट क्या था कि इंटरेस्ट जो है उसको ऐड करना है, सिंपल। ठीक है, कोई भी लेट फी या पेनल्टी लगी, लेट फी पेनल्टी का क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता, इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैन 26 में इसका कुछ एडजस्टमेंट थी, बिल्कुल थी। क्या थी सर? ये सप्लायर नॉर्मली इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड देता है 15 दिनों के लिए पेमेंट करने के लिए, है ना। इनवॉइस की डेट से 15 दिन में पे कर दो, अगर तुमने नहीं करी तो 1.5% पर मंथ इंटरेस्ट लगेगा। जो सप्लायर जो रिसिपिएंट था उसने 18 दिन बाद पेमेंट करी, 15 दिन के क्रॉस कर दिए, तो इसके बाद तुम्हें इंटरेस्ट लगाना था। लेकिन 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 सप्लायर ने इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। अब एक चीज़ बताओ, जब इंटरेस्ट वेव ऑफ ही हो चुका है, मैंने तुम्हें बताया था टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है, इंटरेस्ट पेनल्टी और इस सब की, द डेट ऑन विच एक्चुअल रिसीट, एक्चुअल रिसीट, जब एक्चुअल में रिसीव ही नहीं हुआ तो कोई टाइम ऑफ सप्लाई नहीं है, तो जो पेमेंट ही नहीं करनी है तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं, जीएसटी लगेगा ही नहीं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ेगा ही नहीं। ओ यस सर, ठीक है जी, तो इसलिए इसका कुछ नहीं करा था हमने फिर। ओके ओके, फिर आ जाते हैं बैक टू दिस। एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, इंटरेस्ट लेके सुनना। सब्सिडी ने डिस्काउंट के बिहाफ पे टैक्स पे कर दिया, वाह क्या बात कह दी। आज के ज़माने में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन सब्सिडी ने डिस्काउंट के बिहाफ पे टैक्स पे कर दिया, वाह। सब्सिडी, व्हाट इज सब्सिडी? भाई सब्सिडी देखो ऐसा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में होता क्या है, जैसे एक सप्लायर है, मान लो वो तुम्हें ये फ़ोन बेच रहा है, ठीक है, सप्लायर तुम्हें एक फ़ोन बेच रहा है। अब फ़ोन में हो सकता है ना उसको उसकी पेरेंट कंपनी से पर फ़ोन 500 रुपये का डिस्काउंट मिला हो सकता है, तो वो तुम्हें क्या बोलेगा कि सर 10,000 का तो नॉर्मली चलो होता है, कभी होता होगा, हम आपको दे रहे हैं 9500 में, हमारी कंपनी की तरफ से स्कीम निकली है सर, 9500 में दे रहे हैं। अब इसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है, वो तुम्हें कितना चार्ज करेगा, 95,000, सॉरी 9500, 9,500, 9.5 के, 9.5 के, वो तुम्हें ये चार्ज करेगा। सर इसका मतलब कि कंपनी की तरफ से जो उसको सब्सिडी मिली होगी वो उसने ऑलरेडी माइनस करके हमें प्राइस बताया होगा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। ओ तो इसलिए सब्सिडी भी इंक्लूजन में रखी गई है। इट इज टू बी एडेड बिकॉज इट इज प्रिज्यूम्ड, इट इज प्रिज्यूम, प्रिजम्पशन और एजम्पशन में फर्क पता ना। प्रिजम्पशन होता है जो चीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है कि ये एज्यूम्ड होती है, समझ रहे हो, प्रिज्यूम्ड पहले से ही एज्यूम्ड ऐसा। तो इट इज प्रिज्यूम्ड दैट इट इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो वो चीज़ ऑलरेडी डिडक्टेड है, सब्सिडी जो है वो तुम्हारी वैल्यू से ऑलरेडी डिडक्टेड। तो अगर डिडक्टेड है तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल। ओ तो सर इसका मतलब ये है। अच्छा इसमें तुम सिंपल ये लॉ क्या है, लॉ समझ लो, लॉ क्या है, लॉ समझ लो, लॉ क्या है कि भाई हमें सब्सिडीज जो लिंक्ड विद प्राइस है, लिंक्ड विद प्राइस है, उनको ऐड बैक करना है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसडी। तो मतलब अगर हमें सरकार से, सरकार भी कौन सी, सीजी और एसडी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है, सिर्फ वही माइनस होगी, बिकॉज कंसिडरेशन की डेफिनेशन में भी वो माइनस होती है, बट एनी वे सीजी और एसडी से अगर कोई सब्सिडी मिली है तो वही माइनस होगी, बाकी सारी सब्सिडी ऐड बैक होंगी। तो मैं अभी वो देता हूँ एग्जांपल, ठीक है। तो अगर डिडक्शन प्रोवाइडेड बाय सीजी या एसडी है, इट इज अलाउड एज डिडक्शन, बट अगर किसी ने भी दी है, मैंने तो एग्जाम्पल में कंपनी बोला था, उसको कहीं एनजीओ से मिल गई, कहीं उसको उसके पड़ोसी से मिल गई, कहीं से भी मिल गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐड बैक होगी। ओह एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं हूँ सचिन रहेजा चेयर्स, सचिन रहेजा चेयर्स, मैं बेचता हूँ चेयर्स, और मेरी चेयर आ जाती है मार्केट में 6,000 रुपये की, 6,000 रुपये की। इतने में मेरे पास एक गरीब बच्चा आता, वो कहता अरे कितने की चेयर, मैं कहा 6,000, कहता अरे सर 6,000 में तो अमेरिकन चेयर आ जाती है, रशियन चेयर आ जाती है, तो ऐसा बहुत कुछ आ जाता, तो आप 6,000 तो ज़्यादा ही आपका। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या। तो सर बात क्या हुई, अभी तुम ये समझो कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, दो केसेस हैं। नंबर एक, 6,000 की चेयर थी, मैं नॉर्मली सबको 6,000 में बेचता हूँ, लेकिन गरीब बच्चों को जिनको पढ़ाई के लिए चेयर की ज़रूरत है, उनको मैं सिर्फ 4,000 में देता हूँ।
तो एक एनजीओ आया मेरे पास, बड़ा खुश हुआ, कहता वाह यार आप तो गरीब बच्चों को चेयर देते हो, आप हमसे 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी ले लो, एमी ब्लैंकेट सब्सिडी। इसको बोलते हैं ब्लैंकेट डोनेशन। मतलब उन्होंने एक साथ ही इकट्ठी सी परत दे दी, इकट्ठी सी चादर वाली डोनेशन दे दी। उन्होंने ये नहीं बोला कि हर चेयर सोल्ड पे आपको कितनी हम सब्सिडी दे रहे हैं, नहीं, उन्होंने ऐसी दे दी सब्सिडी कि आप ऐसे ही हमसे डोनेशन ले लो 1.5 लाख रुपए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गरीब बच्चों को 2,000 कम की चेयर बेचते हो, वेरी गुड। तो सर अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ कि जो 1.5 लाख मिल गई, सर क्या फिर ये 4,000 में एड बैक होगी? नहीं। ओ, क्या फिर ये 4,000 में एड बैक होगी? नहीं। फिर तो मैं 4,000 खुद ही दे रहा हूँ डिस्काउंट अपनी तरफ से, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इनफैक्ट इसको ऐसे गिन लो कि मैं 6,000 की दे रहा था, लेकिन एक एनजीओ आया और उसने बोला हमसे 1.5 लाख ले ले और तू गरीब बच्चे को 4,000 में दे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर अगर मैं 4,000 की दूंगा गरीब को, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? 4,000। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? 4,000। इसमें 2,000 एड बैक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें जो सब्सिडी मिली है वो ब्लैंकेट मिली है, तो इसलिए तभी मैंने लिखा कोई ब्लैंकेट सब्सिडी या ब्लैंकेट डोनेशन रिसीव्ड आर नॉट इंक्लूडेबल इन द वैल्यू, उसको नहीं हम जोड़ सकते। ठीक है, ब्लैंकेट सब्सिडी को नहीं हम जोड़ सकते भाई साहब। ठीक है जी, क्योंकि एक एक प्राइस की वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलती है, तो उसमें ब्लैंकेट 1.5 लाख थोड़ी जोड़ सकते हैं ऑब्वियसली, और 1.5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते, तो ये समझ लो। ओके सर, दूसरा केस, दूसरा केस, एनजीओ आया और मुझे बोलता कि आप एक काम करो, आप 6,000 की चेयर बेचते हो। मैं कहा हाँ। कहता आप एक काम करो, आप ना गरीब से तो लो 4,000, गरीब से लो 4,000 और 2,000 मैं दूंगा, 2,000 एनजीओ देगा। अब एक चीज़ बताओ, एक बार वैसे सोच के देखो, गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट तो यही बोलेगी ना कि भाई तेरे को तो तेरे 6,000 मिल गए ना, 4,000 मिल गए तेरे को गरीब से, 2,000 मिल गए एनजीओ से, तेरे 6,000 पूरे हो गए ना, 6,000 के ऊपर जीएसटी भर दे। तो वही चीज़ को लेकिन लॉ में कैसे लिखते हैं? उसको ऐसे लिखते हैं कि भाई तुम्हारी गरीब के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, चेयर चेयर की सप्लाई किसको कर रहे हो? गरीब को। तो गरीब से तुम्हें कितने मिले? 4,000। अब तुम्हारी सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में जो ट्रांजैक्शनल वैल्यू है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, एक्चुअल में गरीब ने कितना पे करा? 4,000। फिर यहाँ पे इंक्लूजन में आ जाएगी तुम्हारी सब्सिडी जो तुम्हें किससे मिली? एनजीओ में, तो 2,000 वो जुड़ गए। जब वो जुड़ गए भाई साहब, तो तुम्हारे ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस सब्सिडी में कितने हो गए? 6,000। अब 6,000 के ऊपर तुम जीएसटी भरोगे। ओके, अब इसमें क्वेश्चन में कैच कैसे आया? जनवरी 26 के अंदर कैच कैसे आया? जनवरी 26 के पेपर के अंदर ऐसे कैच आया कि एक मैसर्स फ्राई है सप्लायर, बेसिकली सप्लायर को फॉलोइंग सब्सिडीज रिसीव हुई हैं, उसको 60,000 मिले हैं एनजीओ से मशीन सेल करने पे, और सेल ऑफ सच मशीन लिखा है, इसका मतलब उसको एक मशीन के ऊपर मिला है, मतलब एज इन इट इज़ नॉट अ ब्लैंकेट सब्सिडी की 60,000 टोटल एक मशीन के ऊपर मिला है। ठीक है, और उसको 80,000 मिला है स्टेट गवर्नमेंट से, तो उसको 80,000 मिली स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी जो कि अलाउड है, और 60,000 मिली है। अब नॉर्मल केस में तुम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि भाई 80,000 मतलब माइनस हुआ होता सब्सिडी, यही प्रिज्यूम करते हैं कि माइनस हुई हुई है, तो तुम क्या करते? 80,000 को माइनस रहने देते और 60,000 को ऐड बैक कर देते, यही करते। लेकिन यहाँ पे ट्रिकी पार्ट क्या था जनवरी 26 में, कि बोथ द सब्सिडी वर नॉट डिडक्टेड। उन्होंने बोल दिया कि सब्सिडी तो डिडक्ट हुई नहीं है, तो अगर डिडक्ट हुई नहीं है तो हम क्या करेंगे? 60,000 का कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम नॉर्मली क्या एज्यूम करते हैं कि ये 60,000 ऑलरेडी माइनस है, हम इसको ऐड बैक करना है, राइट। अब लेकिन उन्होंने बोल दिया कि डिडक्टेड ही नहीं है, जब डिडक्टेड ही नहीं है तो हम इसको माइनस करके ऐड बैक क्यों करेंगे? मतलब माइनस होती तो ऐड बैक करते हैं, माइनस है ही नहीं है तो ऐड बैक ही नहीं करेंगे। ओह, लेकिन सर ये अगर माइनस होती है फिर हम इसका कुछ नहीं करते, तो इसका मतलब ये माइनस होनी चाहिए। तो अगर ये डिडक्ट हुई नहीं है तो हमें 8.5 लाख में से ये 80,000 माइनस करना था। तो जो मैंने बताया था पेपर में, सॉल्यूशन में, मतलब कि 80,000 माइनस होना था। ओह, ये लॉजिक चलता है साहब। ठीक है सर, यस सर। सब्सिडीज की बस इतनी गेम है। ठीक है, इंसिडेंट बता रहा हूँ, इंटरेस्ट लेके सुनना। सब्सिडी ने डिस्काउंट, डिस्काउंट बहुत बड़ा टॉपिक है साहब। और जो ये तुम्हारे मैंने बताया ना ट्रांजैक्शन वैल्यू में एक इंक्लूजन है, इंक्लूजन में 5 चीज़ें आ गई, देखो ये टोटल 6 है। इंसिडेंट, इंटरेस्ट, सब्सिडी, डिस्काउंट, बिहाफ, टैक्स, 6 चीज़ें। 6 में से सिर्फ डिस्काउंट ही एक्सक्लूजन है, बाकी सारे इंक्लूजन है। ठीक है, तो इसलिए एक एक्सक्लूजन पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लाइन वाइज चल रहे हैं। इंसिडेंट बता रहा हूँ, इंटरेस्ट लेके सुनना। सब्सिडी ने डिस्काउंट के बिहाफ पे, व्हाट इज डिस्काउंट्स? डिस्काउंट्स, व्हाट इज डिस्काउंट्स मैन? डिस्काउंट है जी 2 प्रकार के, डिस्काउंट है 2 प्रकार के। एक डिस्काउंट है
गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब जब सप्लाई हो रही है या उससे पहले ही। मान लो एक शॉपकीपर है, उसने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि इस लैपटॉप के ऊपर 5,000 का डिस्काउंट है, चाहे जो मर्जी आके ले ले, तो उसने पहले ही सप्लाई के ऊपर सोच रखा है कि लैपटॉप की मैं वैल्यू लिखूंगा 50,000 इनवॉइस के ऊपर और माइनस कर दूंगा 5,000 और फिर 45,000 का लैपटॉप दे दूंगा, सिंपल। तो दिस इज डिस्काउंट बिफोर, गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। या फिर मान लो कोई रिसिपेंट लेने आया, उसने बल्क ऑर्डर खरीद लिया, 15-20 लैपटॉप एक साथ खरीद लिए और फिर उसको सप्लायर ने 10,000 का कैश डिस्काउंट दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया। तो डिस्काउंट जो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, अगर ये है तो इसकी एक सिंपल कंडीशन है, बहुत सिंपल कंडीशन है कि बस जब तुम डिस्काउंट दे रहे हो तो उसको इनवॉइस में से माइनस कर लो। जब तुम डिस्काउंट दे रहे हो तो इसको इनवॉइस में से माइनस करो, मतलब इनवॉइस में से माइनस कर लो इन द सेंस इनवॉइस के ऊपर दिखाओ ये इनवॉइस बन रहा है, तो जो भी तुम उसकी डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो गुड्स की और जो भी उसकी वैल्यू लिख रहे हो उसमें से माइनस करो डिस्काउंट और फिर उसकी वैल्यू लिखो और माइनस करके नेट वैल्यू करो और उसके ऊपर जीएसटी लगाओ। दो तरह के डिस्काउंट है, दो तरह के डिस्काउंट है, एक गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एक गिवन आफ्टर सप्लाई, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट एक बार सप्लाई होगी फिर जो डिस्काउंट मिला। अब साहब इसमें कैच क्या है, कैच ये है, कैच ये है, कैच ये है कि जो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई है उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि टैक्स इनवॉइस में बस उसको शो कर दो कि तुम माइनस कर रहे हो और फिर डिस्काउंट दे दो, कोई बात नहीं। जितना तुम नेट करके अमाउंट जो लिखोगे उसके ऊपर जीएसटी लगा लो, कोई बात नहीं। लेकिन जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है उसमें ये कंडीशन है ही नहीं है। पहली बात तो उसमें ये कंडीशन ही नहीं है कि उसको टैक्स इनवॉइस में शो करना है। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है ना, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का क्या मतलब है, सप्लाई हो चुकी है, इनवॉइस इशू हो चुका है, उसके बाद डिस्काउंट दे रहे हैं। अब उसके बाद डिस्काउंट दे रहे हैं तो इनवॉइस में कैसे शो होगा, कॉमन सेंस। ओके, फिर आ जाती है दूसरी बात कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? डिस्काउंट वाज अग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ये होगी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, एंड कैन बी वर्कड आउट इनवॉइस वाइज, मतलब अगर हम 6 महीने बाद भी डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम पता है कि भाई वो 6 महीने पहले जो पर्टिकुलर एक इनवॉइस इशू हुआ था ना उसके अगेंस्ट डिस्काउंट दे रहे हैं, हमें पता है कि कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट हम डिस्काउंट दे रहे हैं। ओ, और तीसरा है प्रोपोर्शनेट आईटीसी इज रिवर्स्ड बाय रिसिपिएंट। अब देखो भाई एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, नॉर्मल बिजनेस में क्या हुआ, अप्रैल में एक सेल हुई 10,000 की सेल, उसके ऊपर 1800 जीएसटी, टोटल बन गया 11,800। अब ये जो 1800 रुपये हैं जीएसटी वाले ये सप्लायर ने पे करे होंगे गवर्नमेंट को और आईटीसी मिल गया होगा रेसिपिएंट को 20 मई को। दोनों ने, इसने अपना 20 मई को टैक्स पे करा, लेकिन इसने ऑफकोर्स R1 भर दी होगी 11 तक और इसको 14 तक 2B में शो हो गया होगा और इसने अपनी 3B में आईटीसी ले लिया, इसने अपनी 3B में ये पे कर दिया। यही होता है नॉर्मल में। यस सर। अब आगे चल के, अब यहाँ पे उनकी बात हो चुकी थी कि एक भाई सुन ले मेरी बात रिसिपिएंट, अगर तूने ड्यूरिंग द ईयर मेरे से 50,000 का सामान खरीद लिया ना तो मैं तेरे को ये वाले इनवॉइस के अगेंस्ट ना 6,000 का डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे तुम देखो, एक तो डिस्काउंट अग्री हो गया था एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब डिस्काउंट वाज प्री अग्रीड, जब सप्लाई हो रही थी, जब सप्लाई हो रही थी तब डिस्काउंट अग्री हो चुका था। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, यस। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड कौन सी, कि इनवॉइस पता है उनको कि ये वाला जो 10,000 वाला इनवॉइस है ना इसके अगेंस्ट तुझे 6,000 का डिस्काउंट मिलेगा अगर तूने सर्टेन बेंचमार्क कंप्लीट कर लिया। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट कब बनता है, सप्लायर को आज थोड़ी ना पता कि ये 50,000 खरीद लेगा, 50,000 का सामान खरीद लेगा बचे हुए साल में, तो उसने इसलिए पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट यहाँ पे काम आते हैं। ओके, अब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि हमें इनवॉइस पता है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड थी कि उस अग्रीड था। सेकंड कंडीशन क्या हुई, जब दिसंबर में आके उसने 50,000 का सामान खरीद लिया तो उसने, सप्लायर ने 6,000 का क्रेडिट नोट इशू करा, इसके ऊपर 18% जीएसटी 1080 लगाया, 7080 का टोटल क्रेडिट नोट वैल्यू का क्रेडिट नोट इशू कर दिया। अब यहाँ पे जो 1080 है जीएसटी अमाउंट, ये सप्लायर अपनी टैक्स लाइबिलिटी से रिड्यूस करेगा क्योंकि क्रेडिट नोट है सप्लायर के लिए, और रिसिपिएंट इसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करेगा क्योंकि इसने तो 1800 ले लिया था ना आईटीसी यहाँ पे 20 मई को। अब जब उसको दिसंबर में क्रेडिट नोट आया तो वो 20 जनवरी को अपना आईटीसी रिवर्स कर लेगा। सिंपल, यस सर। बस ये 3 कंडीशन है। अगर तुम्हें डिस्काउंट को माइनस करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई में से, अगर तुम्हें अलाउ करना है उसको एज अ डिडक्शन, वो तभी हो पाएगा अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में। नंबर 1,
इट वॉज अग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। नंबर सेकेंड, इनवॉइस से लिंक हो सकता है कि कौन सी इनवॉइस के अगेंस्ट दे रहे हैं। नंबर थर्ड, प्रोपोर्शनेट आईटीसी उसने रिवर्स कर दिया। सर अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो, अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो, मान लो जब सप्लायर उसको ये 10,000 वाला इनवॉइस इशू कर रहा था, तब नहीं उसने बोला कि तेरे को डिस्काउंट दूंगा, लेकिन उसने जून में जाके बोला कि यार एक काम कर, तू ना मेरे से पूरे साल में 50,000 का सामान खरीद ले, ये जो 10,000 वाला इनवॉइस है ना, इसके अगेंस्ट मैं तेरे को डिस्काउंट दे दूंगा। तो इट वॉज नॉट एग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर अब क्या सप्लायर कर सकता है? और मान लो रिसिपिएंट ने बचे हुए साल में दिसंबर तक 50,000 का सामान खरीद लिया, अब क्या करे? अब सप्लायर क्या कर सकता है? कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। कमर्शियल क्रेडिट नोट, कमर्शियल क्रेडिट नोट या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, इसका मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा होता, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा होता, सिर्फ 6,000 का एक क्रेडिट नोट कटेगा बस। कोई सप्लायर अपनी लायबिलिटी रिड्यूस नहीं करेगा, रिसिपिएंट अपना आईटीसी रिवर्स नहीं करेगा। ओह, लेकिन 6,000 की उसने उसको एडजस्टमेंट दे दी, तो इसका बेसिकली जीएसटी में इंपैक्ट कोई नहीं है। तुम अपने बिजनेस टर्म्स में उसको 6,000 का डिस्काउंट देना चाहते हो तो दे दो। ओह, इसके लिए तुम ये एग्जांपल पढ़ लो एक बार पॉज करके, तुम्हें समझ आ जाएगी। लेट्स गो, मैं पहले इस पे पॉज कर देता हूँ, इस पे पॉज कर लो 1 2 3, इस पे पॉज कर लो 1 2 3। चलो अब तुम ये पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी डिस्काउंट्स का क्या लॉजिक है। अब सर जब तुम्हें कमर्शियल क्रेडिट नोट समझ आई गया, तो क्यों ना इसको एक कदम और लेके जाए। जो तुम्हारे मई 26 एंड सितंबर 26 के लिए जो अमेंडमेंट्स आई हैं, जून 26 के लिए भी ऑब्वियसली जो तुम्हारी अमेंडमेंट्स आई हैं, वो क्या है? अमेंडमेंट्स क्या है? अब देखो भाई, पहले तो तुम एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन अभी के अभी सुन लो। जो डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई होते हैं एंड शोन इन टैक्स इनवॉइस होते हैं, तुम्हें याद है तुमने सप्लाई चैप्टर में पढ़ा था कि इंश्योरेंस कंपनी से तुम्हें नो क्लेम बोनस मिलता है। अरे वही कि तुमने पिछले साल कोई क्लेम नहीं ली, इसलिए कंपनी खुश हो गई, ये लो डिस्काउंट ले लो, इस बार प्रीमियम थोड़ा कम दे देना। तो वो जो प्रीमियम तुम्हें कंपनी कम देने को बोल रही है, तो ऑफकोर्स वो भी एक डिस्काउंट ही है, और वो तुम्हें इंश्योरेंस प्रीमियम का जो बिल काटेगी उसमें से माइनस करके देगी। तो ये तो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई दे ही रही है, तो बस ठीक है। फिर अगर वो माइनस करके दिखा रही है तो माइनस कर लो। ये लिखा हुआ है कि एज इट इज शोन ऑन इनवॉइस इट इज अ वैलिड डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, वैलिड डिडक्शन, यस, लेट्स गो। अब आ जाती है बात पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की, कि भाई साहब जो मैंने अभी बात बोली कि जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है विच डू नॉट फॉलो द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15(3), मतलब ये वाली जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की जो 3 कंडीशन है वो फॉलो नहीं कर पा रहे, कैन नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। ऑफ कोर्स वो वैलिड डिस्काउंट नहीं है, तुम उसको नहीं माइनस कर सकते। बट सप्लायर कैन गिव नॉन जीएसटी डिस्काउंट, मतलब बिना जीएसटी के डिस्काउंट दे सकता है जो 6,000 का, बाय इशूइंग कमर्शियल क्रेडिट नोट्स। ये मैंने अभी बताया, राइट। तो इसलिए जैसे कोई ऐसे वाले डिस्काउंट नहीं होते पीरियोडिक डिस्काउंट, कि तुम इतने पीरियड के बाद मेरे से डिस्काउंट लेना, या ईयर एंडिंग डिस्काउंट, या वॉल्यूम डिस्काउंट कि तुम मेरे से इतना सामान खरीद लेना साल के एंड तक तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। ये जो होते हैं ये ऑफकोर्स इनवॉइस पे शो नहीं होते, क्यों? क्योंकि ये सप्लाई करते टाइम तो पता ही नहीं होते, तो इनवॉइस पे शो नहीं होते। लेकिन ये एक्सक्लूड तभी करे जाएंगे अगर अगर आईटीसी इज रिवर्स्ड बाय रिसिपिएंट। ऑफकोर्स मतलब वही बात जो मैंने अभी बोली कि 3 कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई होती हैं तो तुम पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस कर सकते हो। अब साहब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए अमेंडमेंट। ये जो 2 क्लैरिफिकेशन है सीबीआईसी की, दीज आर योर अमेंडमेंट्स, दीज आर योर अमेंडमेंट्स। पहली अमेंडमेंट तो बड़ी ऑब्वियस क्लैरिफिकेशन करी उन्होंने कि अगर कमर्शियल क्रेडिट नोट को इशू कर रहा है सप्लायर, तो सप्लायर अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं कर रहा, तो रिसिपिएंट भी अपना आईटीसी रिवर्स नहीं करेगा। सिंपल, ये तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब आ जाती है बची हुई 2। अब भाई साहब पहले तुम कंडीशन समझ लो, पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ, फिर मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगा क्या लिखा हुआ है। एक है एलजी, एलजी विच इज अ मैन्युफैक्चरर। ऑफ कोर्स वो एसी बनाता है, फ्रिज बनाता है, तुम्हें पता ही है। एलजी के डीलर हैं, एलजी के डीलर हैं डी, दिस इज डी, एलजी के डीलर हैं, और डीलर आगे कस्टमर्स को सी को गुड्स बेचते हैं। तो एलजी गुड्स देता है डीलर को, डीलर गुड्स देता है कस्टमर को, यही ट्रांजैक्शन होती है। यस,
अब जब एलजी डीलर को सेल कर देता है तो गुड्स का ओनर कौन बन जाता है? भाई सेल का मतलब यही होता है कि टाइटल, मतलब जो ओनरशिप ऑफ गुड्स है, टाइटल ऑफ गुड्स है, वो ट्रांसफर हो चुका है, किसके पास जा चुका है? डीलर के पास। यस सर, यस सर। अब मान लो बैठे बैठे एलजी ने डीलरों को तो सामान चलो बेच दिया, लेकिन बैठे बैठे एलजी ने ना कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर दिया डीलर को। अब भाई कमर्शियल क्रेडिट नोट दो रीजन करके इशू किया हो सकता है, या तो कंपटीशन बहुत है तो उसने डीलर को माल ताकि सस्ता लगे, डीलर को ये ना लगे कि अरे एलजी की छोड़ो मैं तो वर्लपूल की पकड़ लेता हूँ एजेंसी या डीलरशिप, या वर्लपूल की छोड़ो मैं तो आईएफबी की पकड़ लेता हूँ, तो ऐसे डीलर को ऐसे ना लगे, तो इसने ना कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करके डिस्काउंट दे दिया उसको। डिस्काउंट कमर्शियल के क्रेडिट नोट क्यों दिए? क्योंकि ये पहले से एग्रीड नहीं था इन दोनों में कि तू मेरे से सामान ले ले मैं तेरे को डिस्काउंट दे दूंगा, नहीं। एलजी ने बाद में सोचा कि अरे यार कंपटीशन बहुत है और मेरे को सेल्स पुश करनी है अपनी, मेरे को अपने डीलर खुश रखने हैं, मैं इसको कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर देता हूँ। ये केस बन गया। अब इस केस में डीलर को कमर्शियल क्रेडिट नोट मिल गया, डीलर को कमर्शियल क्रेडिट नोट मिल गया। सर क्या, सर क्या, सर क्या, सरकारी दिमाग ने क्या सवाल उठाया? देखो सरकार को तो चुभती है चीज़, उनको ऑडिट में जब दिखता है कि यार एलजी ने इसको कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करके डिस्काउंट दे दिया, इसका भला हो गया, इसके ऊपर कुछ जीएसटी आया ही नहीं, तो उनको चुभने लग गई बात। तो उन्होंने क्या सोचा कि यार हम इसको ऐसे गिन सकते हैं क्या कि जो एलजी इसको डीलर को डिस्काउंट दे रहा है, ये इसलिए दे रहा है ताकि ये जो डीलर है ये सप्लाई इंड्यूस कर सके, टू इंड्यूस सप्लाई, ताकि डीलर को और हो कि मैं फटाफट इनका सामान बेचूं, डीलर को अंदर से हो कि मैं इनका सामान बेचूं फटाफट, मैं प्रमोशनल स्कीम्स चलाऊं, मैं इनकी एडवर्टीजमेंट करूं, जैसे तैसे करके मैं इनका सामान बिकवाऊं क्योंकि एलजी वाले मेरे को डिस्काउंट देते हैं। तो गवर्नमेंट कहती इज इट नॉट, इज इट, कैन इट नॉट बी सीन दिस वे, कि डिपार्टमेंट इसको ऐसे सोच बोल रहा था कि इसको ऐसे नहीं देख सकते क्या कि जो एलजी है इट इज पेइंग अ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, ताकि डीलर जो है वो उनको वो वाली सर्विसेज दे सके कि उनकी गुड्स और ज़्यादा बिकें। ये था डिपार्टमेंट का कंसर्न। लेकिन तुम एक चीज़ बताओ, जैसे मैंने पहले बोला कि भाई अगर ऐसे देखना है तो फिर तो तुम ये सोचो ना कि जो डीलर है वो ही तो ओनर ऑफ द गुड्स हैं। अगर वो कल को कुछ भी प्रमोशन करेगा, सेल एडवर्टीजमेंट करेगा, है ना, कुछ भी स्कीम्स चलाएगा, वो अपनी ही गुड्स बेचने के लिए चला रहा ना, एट दी एंड तो उसी को फायदा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ओनर तो वही है, वो किसी और की गुड्स तो नहीं बेच रहा, वो खुद की गुड्स बेच रहा है, ओनर तो वही है। तो इस केस में ये क्लैरिफाई किया गया कि भाई दिस वुड नॉट बी ट्रीटेड एज, दिस वुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ कंसिडरेशन, दिस वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन, मतलब ये जो कमर्शियल क्रेडिट नोट है ये ऐसा नहीं गिना जाएगा कि एलजी वाले ने डीलर को कंसिडरेशन दिया और इसके ऊपर डीलर जीएसटी भरे। एग्जांपल थोड़ी ऐसे ले लेते हैं कि मान लो यहाँ पे 50,000 की गुड्स हैं और यहाँ पे कमर्शियल क्रेडिट नोट गया 6,000 का। अब ये जो 50,000 की इसने जब गुड्स बेची होंगी तो इसके ऊपर 50,000 के ऊपर जीएसटी एलजी वाले ने भर दिया होगा और डीलर ने आईटीसी ले लिया होगा, फिर डीलर ने इसको बेची होंगी मान लो 55,000 पे और इसके ऊपर जीएसटी लेके भर दिया होगा गवर्नमेंट को, सिंपल। लेकिन अभी ये कमर्शियल क्रेडिट नोट ये तो बिना जीएसटी के गया, तो इन्होंने बोला क्यों ना हम इसको ऐसे गिन लें। दोबारा बता रहा हूँ जो डिपार्टमेंट की कंटेंशन थी, डिपार्टमेंट क्या चाहता था कि क्यों ना हम इसको ऐसे गिन लें कि ये जो कमर्शियल क्रेडिट नोट है ये एलजी ने डीलर को पे करा है 6,000 ताकि वो और उसका सामान बेच सके। तो इसलिए क्लैरिफाई करा गया कि नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं। फिर डिपार्टमेंट कहता है यार कभी तो ऐसा होता होगा कि ये जो 6,000 उसने पे करे हैं एलजी ने डीलर को, इसको कभी तो कंसिडरेशन मान सकते हैं। तो ये क्लैरिफाई हुआ भाई इसको तभी कंसिडरेशन मान सकते हैं जब, एग्जांपल देता हूँ, डीलर बैठा था सामान खरीद के एलजी का, एलजी ने सीधा ही एड इशू कर दी टीवी में कि जो तुम्हारे लोकल डीलर के पास जो 55,000 की मशीन है ना, 55,000 की लेट से वॉशिंग मशीन है, वो तुम्हें 50,000 से मिलेगी, एलजी की दिवाली ऑफर चल रही है जी, एलजी की दिवाली ऑफर चल रही है, तुम्हें 50,000 में मिलेगी। अब डीलर का तो बैठे बैठे वो स्टॉक जो 55,000 का था वो तो बैठे बैठे 50,000 का हो गया। तो डीलर ने बोला एलजी को कि क्या दिक्कत है भाई, तो एलजी कहती है अरे तू टेंशन न ले, हमें सामान बेचना है अपना, हमें अपनी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ाना है, हमें अपनी कंपनी की ग्रोथ करनी है, तो टेंशन क्यों ले रहा है, तो ये 5,000 का कमर्शियल क्रेडिट नोट पकड़ और खुश रहे। 5,000 का तेरे को मैं 5,000 की कमी हो रही है ना मेरे करके, 5,000 तेरे को मैं देता हूँ, पर तू बात समझ डीलर भाई तू बात समझ, मेरा कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि मुझे उसको चीज़ 5,000 कम प्राइस में देनी है, तो तुम मेरी कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए ये 5,000 रख ले।
अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई यहाँ पे तो ये जो डीलर है ये एलजी को सर्विसेज दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, एलजी को सर्विसेज दे रहा है ये डीलर, ये बोल के कि ठीक है तूने मेरे को 5000 दे दिए ना, चल ठीक है फिर मैं ये गुड्स सस्ते में दे रहा हूँ, ओनर मैं हूँ इन गुड्स का, पर तेरी कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए मैं इसको सस्ते में दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 5000 के ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा। दिस वॉज द होल पॉइंट, दिस वॉज द होल पॉइंट। अब तुम एक बार पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। डज अ पोस्ट सेल डिस्काउंट गिवन बाय मैन्युफैक्चरर टू डीलर, जो मैन्युफैक्चरर जो एलजी है उसने जो डीलर को दिया पोस्ट सेल वाला डिस्काउंट, डज इट बिकम कंसीडरेशन, कंसीडरेशन बन जाती क्या फॉर द डीलर्स सप्लाई ऑफ गुड्स टू द एंड कस्टमर, जो डीलर ने एंड कस्टमर को सप्लाई ऑफ गुड्स करी है ताकि वो और सप्लाई करे, क्या वो इसके लिए कंसीडरेशन बन सकती है? अब भाई देखो उन्होंने बोला ये कि हाँ यार कंसीडरेशन में इंड्यूसमेंट टू सप्लाई तो आता ही है, लेकिन फिर उन्होंने करा क्लैरिफाई क्या करा, इट इज क्लैरिफाइड दैट इफ एंड ओनली इफ मैन्युफैक्चरर हैज एन एग्रीमेंट विद एन एंड कस्टमर, एलजी का डायरेक्ट कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा कि हम तुम्हें सस्ते में बेचेंगे, टू सेल द गुड्स एट एन अग्रीड डिस्काउंटेड प्राइस एंड द डीलर इज ओनली गेटिंग डिस्काउंट, जो उसको एलजी से डिस्काउंट मिल रहा है डीलर को, ही इज ओनली गेटिंग डिस्काउंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू फुलफिल मैन्युफैक्चरर्स कमिटमेंट, ताकि मैन्युफैक्चरर ने जो कमिटमेंट दे दी वो फुलफिल कर सके, उसके लिए डिस्काउंट मिल रहा है, देन सच अ डिस्काउंट इज इंक्लूडेड इन द ओवरऑल कंसिडरेशन। समझ गए बात? यस सर। अदरवाइज अगर ऐसा केस नहीं है कि मैन्युफैक्चरर का एंड कस्टमर के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ऐसा केस नहीं है, अदरवाइज इट वुड बी अ केस वेयर डिस्काउंट्स आर सिंपली गिवन फॉर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग टू पुश सेल्स, जो मैंने पहले बताया कि अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं है फिर तो यही माना जाएगा कि नहीं यार उसने सिर्फ उसको डिस्काउंट दिया ताकि वो अपना डीलर को खुश रख सके, अपनी सेल्स पुश कर सके, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रख सके, ऐसा। डन हो गई बात? यस सर। ये थी जिसके लिए पूरी काइंड ऑफ वीडियो बन रही है, डिस्काउंट वाला पॉइंट। अभी और पढ़े हैं वो इंसिडेंट बता रहा हूँ, इंटरेस्ट लेके सुनना। सब्सिडी ने डिस्काउंट चल रहा है कि बिहाफ और टैक्स पढ़े हैं, रुक जाओ, लेकिन अभी एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन पार्ट 2 पढ़ लो, इसका क्या लिखा हुआ है। अब उन्होंने फिर और चीज़ बोली, कहते ये जो पोस्ट सेल डिस्काउंट गिवन है इसको हम फिर ऐसे नहीं मान सकते क्या कि वो जो प्रमोशनल स्कीम्स एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज दे रहा है डीलर एलजी वालों को, जस्ट बिकॉज उसने डिस्काउंट दे दिया एलजी ने डीलर को, तो फिर डीलर एफर्ट्स नहीं कर रहा कि देखो मैं तुम्हारी एडवर्टीजमेंट करता हूँ, मैं प्रमोशनल स्कीम्स चलाता हूँ ताकि तुम्हारा सामान जल्दी जल्दी बिके, क्या ये उसके लिए कंसिडरेशन नहीं मान सकते? तो उन्होंने बोला नहीं भाई बात सुनो, अगर मैन्युफैक्चरर का और डीलर का, एलजी का और उसके डीलर का कभी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं कि भाई तू मेरे को मेरी प्रमोशनल स्कीम्स करके दे और मैं तेरे को पैसे देता हूँ इसके बदले में, अगर ऐसा कुछ है ही नहीं है तो तुम हवा में तीर मत मारो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर उसको हम कंसिडरेशन मान लेंगे डिस्काउंट को और उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट है ही नहीं है तो फिर इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। ओके यस सर, ये क्लैरिफिकेशन थी तुम्हारी। लेट्स गो, इसी के साथ तुम्हारा डिस्काउंट कवर हो गया। इसके लिए तुम्हें मैं बोलूँगा अगर तुम थोड़ी एफर्ट कर सकते हो, सितंबर 25 की मैंने सॉल्यूशन की वीडियो डाली थी, पीवाईक्यू की मैंने सॉल्यूशन की वीडियो डाली थी, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना वो जीएसटी लायबिलिटी वाला मिक्स क्वेश्चन, उसका फर्स्ट ही पॉइंट है जो वो बहुत इंटरेस्टिंग है डिस्काउंट के रिलेटेड, वो मैंने सॉल्व कराया वहाँ पे, तो तुम वो जाके देख लो, ठीक है? ओके चलो अब हम नेक्स्ट पे जा सकते हैं सर, डिस्काउंट भी तुम्हारा हो चुका है। एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, इंटरेस्ट लेके सुनना। सब्सिडी ने डिस्काउंट के बिहाफ पे टैक्स पे कर दिया साहब, बिहाफ। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई में मैंने जैसे पहले बोला था ना, जब तुम्हें मैं वो बता रहा था एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट और एफओआर कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं वहाँ पे तुम्हें क्या बता रहा था कि भाई जब सप्लायर की लायबिलिटी ही नहीं है रिसिपिएंट के घर तक पहुँचाना, तो वो क्यों ऐड होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में? यहाँ पे बस वही बात आ गई कि सप्लायर की लायबिलिटी है और उसमें जो पेमेंट है, सिर्फ उसकी जो पेमेंट है वो रिसिपिएंट ने कर दी, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगी। मतलब ये सिर्फ इसके लिए डाला है ताकि कोई ये जुगाड़ पानी ना कर सके कि भाई था तो ये सप्लायर की लायबिलिटी और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होनी थी, लेकिन सप्लायर और रिसिपिएंट ने आपस में सांठ-गांठ बिठा ली कि रिसिपिएंट एक काम करना, इसका खर्चा तू पे कर दे, तो ऐसे हो जाएगा कि तेरी लायबिलिटी थी तो इसके ऊपर हम जीएसटी तेरे से नहीं लेंगे।
जुगाड़, समझ रहे हो? एग्जाम्पल देता हूँ, 1 लाख का सामान था, उसके ऊपर 10,000 का ट्रांसपोर्ट का खर्चा होना था, और सप्लायर ने वो खर्चा उठाना था कि यार आपके घर तक छोड़ के आएंगे। सप्लायर ने रेसिपिएंट को बोला यार बात सुन, अगर ये 10,000 मैं देता हूँ फिर तो ये 1,10,000 बन जाएगा और 1,10,000 के ऊपर जीएसटी निकलेगा, लेकिन अगर 10,000 तू पे कर दे तो ये तेरी लाइबिलिटी हो जाएगी, तो मैं सिर्फ 1 लाख के ऊपर जीएसटी लगाऊंगा, तो बेसिकली रेसिपिएंट को फायदा हो जाएगा 10,000 वाले पोर्शन के ऊपर जो जीएसटी का अमाउंट है उसका फायदा हो जाएगा। इतनी बात समझ आती है? आती है, ठीक है। तो ऐसी सांठ गांठ ये लोग ना बिठा पाए, तो इन्होंने इसलिए बोल दिया कि अगर अमाउंट पेड बाय रेसिपिएंट टू थर्ड पार्टीज will be added in the value under this clause only when the supplier is under contractual liability to make payment। मतलब सप्लायर की लाइबिलिटी थी पेमेंट करने की टू सच थर्ड पार्टीज, मतलब वो जो ट्रांसपोर्टर को पे करने की लाइबिलिटी थी वो सप्लायर की थी, लेकिन पे सिर्फ रेसिपिएंट ने करा है, तो ये ऐड हो जाएगा। सिंपल, इतनी सी बात है इसमें, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला कुछ है भी नहीं है, ठीक है। एनी अमाउंट पेड बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर इन रिलेशन टू सच सप्लाई, और इस सप्लाई के रिलेशन में होनी चाहिए वो चीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई और उधारी देनी थी और उसने दे दी और मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, नहीं, सिर्फ सप्लाई के रिलेशन में जो खर्चा है वो उसने पे कर दिया रेसिपिएंट ने, जो कि लाइबिलिटी किसकी थी? सप्लायर की, तो वो ऐड हो जाएगा। ओके, अब लास्ट आ जाता है सर टैक्सेस। एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, इंटरेस्ट लेके सुनना। सब्सिडी ने डिस्काउंट के बिहाफ पे टैक्स पे कर दिया, टैक्स। सिंपल बात ये समझ लो, कोई भी टैक्स तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, म्यूनिसिपल टैक्स, आई डोंट नो, रैंडम कुछ बोल रहा हूँ, लोकल अथॉरिटी टैक्स, हाउस टैक्स, ग्रीन टैक्स, पेपर में आया हुआ है ग्रीन टैक्स, ठीक है। तो इसमें सिंपल क्या करना है, आई थिंक सितंबर 25 के पेपर में आया था कि हाँ एक यूनिफॉर्म है 2 लाख रुपए की और उसके ऊपर ग्रीन टैक्स लगता है 10,000 का, तो बस उसको ऐड कर दो 10,000 को 2 लाख में, सिंपल। बेसिकली कोई भी टैक्स जो जीएसटी के अंडर सबस्यूम नहीं हुआ है उसको इंक्लूड कर लो, उसको ऐड कर लो। कोई भी ऐसा टैक्स जो जीएसटी के अंडर सबस्यूम नहीं हुआ है उसको ऐड कर लो, उसको ऐड कर लो। लेकिन बस इसमें एक छोटा सा ध्यान रखना, पहले तो ये पढ़ लो, एनी टैक्स, कोई टैक्स है, कोई सेस है, कोई ड्यूटी है, कोई भी ड्यूटी लिखी हुई है, कोई फीस लिखी हुई है, कोई चार्जेस लिखे हुए हैं, कुछ भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है अदर देन जीएसटी एंड कंपेंसेशन सेस, जो अपना जीएसटी और कंपेंसेशन सेस है ना, जीएसटी सेस, उसको छोड़ के कुछ भी है ऐड कर दो, सिंपल, और कोई दिमाग नहीं लगाना। बस इसमें एक छोटा सा ध्यान रखना कि टीसीएस मत ऐड कर देना, वहाँ पे लिखा हो कि भाई सप्लायर ने 2 लाख रुपए का बिल काटा और उसके ऊपर 1% टीसीएस काट लिया, मतलब ऐड कर लिया, ऑफकोर्स टीसीएस डाल दिया, तो बताओ जीएसटी किस पे लगेगा? 2 लाख प्लस टीसीएस पे नहीं, सिर्फ 2 लाख पे टैक्सेबल वैल्यू पे। ओके सर, ऐसा क्यों? क्योंकि टीसीएस जो है वो टैक्स है ही नहीं है, वो सिर्फ एक इंटरिम लेवी है। इंटरिम लेवी मतलब तुम टीसीएस सप्लायर को देते हो, बाद में जाके आईटीआर में उसका रिफंड ले लेते हो, उसको डिडक्शन की तरह लेते हो ना टैक्स लाइबिलिटी में से, तो बस फिर इट इज़ नॉट अ टैक्स, इट इज़ जस्ट एन इंटरिम लेवी। वो सिर्फ अभी टाइम पास के लिए लग रहा है, बाद में एक्चुअल में टैक्स तो तुम आईटीआर में निकालते हो ना। ओके, अभी तुम थोड़े इंटर के बच्चे हो तो तुम्हें ये चीज़ नहीं समझ आई होगी आईटीआर वाली और रिफंड लेने वाली, ये तुम आर्टिकलशिप में सीख जाओगे। बट एनीवे, फिलहाल बस इतनी बात समझ लो कि कोई भी टैक्स लिखा हुआ है जीएसटी और सेस को छोड़ के वो तुम्हें ऐड करना है, और टीसीएस को ऐड नहीं करना है, सिंपल। लेट्स गो। क्या इसी के साथ सर हमारा चैप्टर खत्म होता है? यस, इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है। तो अगर तुम्हें ये रिवीजन वीडियो बहुत यूज़फुल लगी, बहुत डिटेल लगी, और बहुत ऐसा लगा कि वाह यार ऐसा करा दिया कि इसके बाहर तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में कुछ आएगा ही नहीं और पेपर एकदम मस्त जाएगा और तुम याद करोगे मुझे ऐसा कुछ लगता है तो तुम कमेंट करो ऑफ कोर्स, और अपने क्लासमेट्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, जो भी तुम्हारे दोस्त जो सीए कर रहे हैं, सीए में कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।